मैं तो बहुत ही खुशगवार हैरत में था कि आपने इतने ज़बरदस्त और इतनी बड़े टॉपिक के लिए जो है वो मेरा इंतखाब किया। तो ये जो परसेप्शन है और ये जो उसका माइंडसेट है, इसको बदलने के लिए हम जाते हैं उनके पास और मुख्तलिफ स्टेट बैंक पीआरआई के इनिशिएटिव मुख्तलिफ बैंकों के लिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं जो कि जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। हम ऐसे खेल उनके लिए तैयार करते हैं, ऐसे रीजनल लैंग्वेज की म्यूजिक शोज करते हैं और उसी के बीच में सटल तरीके से हम एक बहुत बड़ा पैगाम उन तक मुंतकिल करते हैं। ज्यादा अच्छी भेजूंगा, ज्यादा महंगी बिकेगी, ज्यादा डॉलर आएगा। तो क्या हम अपनी इस एक्सपोर्ट कमोडिटी को हाई क्वालिटी क्यों नहीं बना सकते? कुछ ऐसा अब होना चाहिए इर्तिजा के इन सब अदारों को एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए साथ बैठना होगा। अब आपको पता चला मैंने आपको क्यों बुलाया है? हाँ, एक तो देखिए सर, आपने खुद कहा कि साल डेढ़ साल से जो हुंडियावाला के जो नेटवर्क्स थे उस पर क्रैकडाउन्स तो हुए हैं। अच्छा, क्रैकडाउन्स अच्छी चीज़ किस तरह से हुए हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में हुए बल्कि यूएई और सऊदी अरब के अंदर भी गवर्नमेंट रिलेशंस को लेते हुए वहाँ पर भी क्रैकडाउन कराए गए हैं। दूसरी सर, आप देखेंगे इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंक्लूडिंग आई मस्ट से इंक्लूडिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, उनसे भी ज़्यादा लोग हमारे पिछले साल 2 साल 3 साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर गए हैं। तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है या जो हमारी ह्यूमन एक्सपोर्ट है वो तो बाहर जा रही है। अब हमें समझना ये होगा कि सऊदी अरब तो सबको पता है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल कॉरिडोर है, दुबई भी सबको पता है, यूके भी सबको पता है कि भाई ये तो तीन बड़ी कंट्रीज़ हैं और ये तीन कंट्रीज़ आपका 60 65 70% कर जाते हैं। तो लोग कहते हैं बाकी 30% है बचाना, मगर ये जो नॉन ट्रेडिशनल कॉरिडोर है जो आपका यूरोप, ये ग्रोइंग नेटवर्क है। अब लोग साउथ कोरिया की बात नहीं करते। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि कोरिया के अंदर कितना पाकिस्तानी ब्लू कॉलर बैठा हुआ है। लोग जापान की बात नहीं कर रहे। आप हैरान होंगे कि युगांडा के अंदर 10,000 पाकिस्तानी फैमिलीज रहती है। अब होता यह है कि पाकिस्तान के 5 8 10 12 बैंक्स वो उसी सऊदी अरब के ऊपर अपने एफर्ट्स कर रहे हैं क्योंकि वहां से ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है। बट ऑर्गेनिक ग्रोथ उस वक्त मिलेगी अगर आप अगले 5 साल को आज प्रेडिक्ट करना चाहते हैं या 3 साल को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको नॉन ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स में जाना पड़ेगा, आपको वहां काम करना है जहां नंबर्स कम आ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर हमने कुछ वर्कआउट किया मलेशिया की मार्केट, तो पता ये लगा कि मलेशिया की मार्केट में मलेशिया का जो डायस्पोरा है पाकिस्तानियों और कतर का पाकिस्तानी डायस्पोरा इज इक्वल, दोनों इक्वल डायस्पोरा नंबर्स वाइज दोनों थे। बट अगर आप रेमिटेंस देखिए तो कतर 80-20 का फर्क था। तो वहां जाके जब बात की गई तो उन्होंने कहा यार मलेशिया के ऊपर तो ज़्यादा कोई हमारे पास लोग वहाँ के जो टाइप्स हैं ज़्यादा कोई लोग हमें अप्रोच करते नहीं है और बस इसी तरह जो है वो हमारा जो है वो चैनल्स की अवेयरनेस ही नहीं है। नहीं अवेयरनेस थी। तो ये अपॉर्चुनिटी एक बैंक को हमने बताई, उस बैंक ने उसके ऊपर काम किया। आज वहां पर 2 टाइप्स के साथ वो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नंबर्स वहां से अचीव भी करा और वो उसका एक सॉलिड नॉन ट्रेडिशनल कॉरिडोर बन गया। ये अप्रोच चाहिए है स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक का ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर जो है वो लास्ट ईयर से जो है वो उनका बड़ा ठीक ठाक फोकस है कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, आपको जो है वो अफ्रीका भी जाना है, आपको जो है वो यूरोप भी जाना है, आपको नॉर्थ अमेरिका भी जाना है, क्योंकि कंट्रीज में जाना है आपको। बिकॉज देखिए, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी चाइना में बैठा हुआ कितना काम कर रहा है। तो बात ये होती है कि ये सारी चीज़ें आप जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं और आपकी विल होती है या आपकी एफर्ट होती है तो आपको ये चीज़ें पता लगती है। आई थिंक ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और जो आप कहते हैं ना कि आज जहाँ हैं वहाँ से 20-30% कैसे बढ़ेंगे, तो सिर्फ उन मुल्कों में काम करने से नहीं बढ़ेंगे जो कि इस वक्त आपके मेजर टाइप सैचुरेटेड है। आपको स्पेंड करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, आज आपने बैंकों को इंसेंटिवाइज किया हुआ है किसी भी तरीके से कि वो उसको रेस करें। कल को वो इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है, पॉलिसी इज़ नॉट कंसिस्टेंट, वो इंसेंटिव नहीं होता, फिर क्या करेंगे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बैंक एक कमर्शियल इदारा है, ये एक्सचेंज कंपनीज, उनको कोई फ़ायदा नज़र आएगा, 2 पैसे बच रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल को आप बोले भाईजान आप जवाब बैंक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको अब डॉलर इंपोर्ट के लिए चाहिए होंगे ना, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे,
आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएं, बराबर करें, उतने होंगे जितनी रेमिटेंस एक्सपोर्ट से प्रोसीड्स आएगी उतनी की आप ऐसी खोल सकते हैं। तो दे विल स्क्रैम्बल टू गेट, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट का भी काम करना है, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट कम है। तो इस तरह की ये होता है पुश, तो पॉलिसी पुश, बट इस पे कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, नो मे बी नॉट, बट फॉर नाउ दैट मे बी रिक्वायर्ड। तो कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज भी करना पड़ता है, बट पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ में अपने नेबर से कंपेयर करते हैं जो कि साइज़ और माइट में हमसे बहुत बड़ा है इस एरिया में, लेकिन एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ों के अंदर उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट रहती है। हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक हुकूमत आती है, वो सबसे पहले तो करती है कि पिछली हुकूमत ने जो भी इंसेंटिव लिए थे उसको उल्टा कर, फिर हम काम शुरू करेंगे। और ये हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे साल होता रहा है, कोई 5 साल रहा ही नहीं है कि जो एक वो। सो पॉलिसी कंसिस्टेंसी फ्रॉम द रेगुलेटर साइड एज वेल एज बिजनेसेस, उसके लिए भी ज़रूरी है। आपने एग्जांपल जो दी जवाब, आप बोले कि यार पहले मैं एक बैंकों में बोलूँ, अच्छा ठीक है, मैं वहाँ एक एक्सचेंज कंपनी भी ख़रीद लेता हूँ, या मैं अपने बैंक का एक्सपैंड भी कर दूँ सेटअप, बीच में से आपने कालीन निकाल दिया, वो इंसेंटिव ख़त्म कर दिया, तो क्या होगा? तो सही सो कह रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज द सर मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊं ऑफ कि देखिए पॉलिसीज? उसमें क्या है कि आपकी आप आजकल का जो सबसे करंट सब्जेक्ट है अमंग बैंक्स और वो यही है, के इंसेंटिव हैं। वो यही है और ये कंसिस्टेंसी का ही प्रॉब्लम है। अब होता ये कि देखें अप्रोच क्या है, अप्रोच ये कि भाई आप एक टैक्टिकल डिसीजन लेते हो, एक स्ट्रेटेजिक होता है। टैक्टिकल ये होता है कि ये जो प्रॉब्लम अभी है इसको कैसे अभी ठीक करना है, और स्ट्रेटेजिक ये होता है कि जी लॉन्ग टर्म इसको सस्टेनेबल कैसे अभी तो बैंड एड सोल्यूशन है किस? सस्टेनेबल कैसे रखना है। इस वक्त जहां आप हैं वहाँ पर आपके 10, 12, 15 बैंक्स हैं जो कि इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अब देखिए हर बैंक की ना एक यूनिक पोजीशन है। एक बैंक है जो टॉप बैंक्स में या टॉप नंबर्स अचीव कर रहा है, उसका इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस में वो है कि मैंने जो अचीव कर लिया उसको मैं कैसे सस्टेन कर लूँ। रिटेन कर पाऊँ। फिर एक मिड साइज़ का बैंक है, वो कह रहा है कि मैं इतना अचीव कर चुका हूँ, मुझे कुछ 10%, 20% और ग्रोथ दिखानी है, होनी चाहिए। और फिर एक डाउन द लाइन बैंक्स बैठे हुए हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हमें तो पहले मौका मिले, हमारा कोई टाई अप साइन हो, अप्रूवल हो, तो फिर हम उसके ऊपर कुछ काम करें। तो यहाँ क्या है कि हर बैंक की एक अपनी एक एक तो उनकी कंबाइन सोच है कि ये हमें पाकिस्तान के लिए अचीव करना है, और एक उनके इदारे की भी ज़ाहिर है, आपने कहा कि इदारा चला रहे हैं, कमर्शियल एंटिटी है, उनको हर डॉलर का हिसाब देना है, जी, उनको हर चीज़ के अंदर वर्कआउट करना है। इफेक्ट। इसके अंदर ये है कि देखें, इसमें ये है कि देखिए आप पॉलिसी को जो भी करें, आप जो लोग इदारों में बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा उनके कारोबार को कोई नहीं जानता। वी आर हम बैठ के अपनी राय दे सकते हैं, मगर वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसी और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी। मैं ये समझता हूँ कि वो जो भी रास्ता लें वो कम से कम 10 साल का प्लान होना बाय द चाहिए। वे, राय देना तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। जेब में हमारे अब 100 आपने रुपए पूछा होते है, हैं, लेकिन हम इकोनॉमी की जो इतने अरब की इकोनॉमी उसके ऊपर बात जरूर करेंगे हाँ और अपनी राय भी देंगे। देंगे। तो अब आप पूछ रहे हो तो कुछ तो कहना है, मगर मेरे जवाब में आपको पता लग गया होगा कि मैं ये एक तो ऐसा सेंसिटिव एरिया कि जहां पर मैं नोज डाइव नहीं करना कुछ चाहता। भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कैसे कैसे रह भी रह गए। भी गए। तो जवाब, कमिंग बैक टू दिस कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स आपके दिमाग में आते हैं कि जो कि हेल्प कर सकते हैं या जिनका ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कन्वर्ज कर पाएँ ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी डायस्पोरा? पहले तो ना हमें सबको ये चीज़ समझने की और इस चीज़ को रियलाइज़ करने की और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है रेमिटेंस का जिसकी हम बात करें, इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं। देखिए इसका एक स्टेक होल्डर जो है ना वो पाकिस्तानी बैंक्स हैं, एक स्टेक होल्डर जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फिर स्टेट बैंक और पीआरआई डिपार्टमेंट है, एक स्टेक होल्डर जो है वो आपका वो सेंडिंग पार्टनर्स है जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, और इन सब के साथ जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो एक्चुअली पैसा भेजती है। ऑब्जेक्टिव है उसके साथ पैरेलल जो है वो डेफिनेटली एक बिजनेस है जो बैंकों का है, और जो उनके ऊपर नंबर्स लाने का जो एक टारगेट है या ओवरऑल रेमिटेंस को बढ़ाने का टारगेट है, तो उसके अंदर जब आप कोई चीज़ बढ़ाने जाते हैं ना तो एक कंपटीशन क्रिएट होता है, That's correct. और उसके अंदर आप
क्योंकि आपके जो भेजने वाले पार्टनर्स हैं उनके पास वो सबके options हैं। कॉमन है, वो सबके अलग अलग नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि वो एक वो स्टार्ट हो जाता है कि भाई अच्छा, मैं इस बैंक को ज़्यादा फंड्स दूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो क्या होता है कि वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हैं या जो एक बिजनेस का जो एक मॉडल है वो डिप्लीट होते 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 अब बेसिकली इतनी ज़्यादा आपकी जो डोमिनेंस है वो सेंडिंग पार्टनर्स की वो बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उनकी जो एक सस्टेनेबिलिटी है या जो उनका एक रीज़न टू एग्जिस्टेंस है उसको कुछ अरसे से जो है वो बहुत ज़्यादा सो ये सही कि प्रेशर आ रहा जो है। सेंडिंग ये कंपनीज वगैरह हैं सेंडर्स एंड पे वो डोमिनेट वो करती डोमिनेट कर हैं, रही वो हैं। दे आर कॉलिंग द शॉट। हाँ, they are now like from the last so many months we are completely seeing कि उन्होंने अपना प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया है। अब ये वो जगह है कि जहाँ पर स्टेट बैंक को और आपके जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं उनको बैठ के जो है ना वो एक डिसीजन एक शॉट लेना पड़ेगा कि इनकी जो डोमिनेंस है या इनकी जो इम्पोर्टेंस है उनको कहाँ तक लेकर चलना है। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो बैंक्स देखें, बहुत सारे बैंक्स हैं जो टॉप बैंक्स हैं ना, जो पिछले 4-5 सालों से टॉप पे ही हैं, मगर इस पूरे पाई को बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ने पिछले साल 2 साल के अंदर जो न्यू एंट्रेंट्स थे रेमिटेंस के उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए है। उसके लिए उन बैंकों को अपने ब्रांड को, अपने नाम को इंटरनेशनल मार्केट में जाके एग्जिबिट करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज, अपनी ब्रांड को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मगर उनको इस पूरे प्रेशर में ये नजर आता है कि जी ट्रांजैक्शंस तो वहीं से मिलेंगी जहां पर हम ज्यादा इंसेंटिव दे रहे होंगे, तो उनका सारा रेवेन्यू, सारी चीजें जो है वो उसकी तरफ जा रही हैं। बैंक्स जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को जो है वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो आई थिंक यहां पर पॉलिसी में कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर आनी चाहिए कि जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो टाइप्स हो, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड है, जाहिर है उनका बहुत बड़ा रोल है। और साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि रेमिटेंस तो कौन कर रहा है। रेमिटेंस तो मोहम्मद शफीक कर रहा है ना, जवाब गुलाम रसूल कर रहा है या आबिद कर रहा है। उसके लिए हमने क्या सोचा, क्या उसको रेमिट, ये तो हम, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जी अगर वो गैर कानूनी तरीके से पैसे ला रहा है और यहाँ पर प्रॉपर्टी बना रहा है और 10 साल बाद आ रहा है तो उसका कोई ट्रेड रिकॉर्ड नहीं है, और कल अगर अथॉरिटी चाहे तो उससे जाके पूछ सकती है और उसको उसके ऊपर फाइन भी कर सकती है, उसको उसको सजा भी दे सकती है। मगर जो अच्छा काम कर रहा है, जो कि एक्चुअली ऑफिशियल से, क्या उसको क्या मिल रहा है इंसेंटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखें जब तक आप इस पल्स को टच नहीं करेंगे, जब तक आपकी कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं होगी अपने डायस्पोरा के साथ, मेरा जो काम है या जिस सेगमेंट इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इकोसिस्टम जो मैं देखता हूं या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, वो ये आता है कि उस कनेक्शन को, उस इमोशनल कनेक्टिविटी को, उस भाईचारे को, उस मोहब्बत को, उस दोस्ती को कायम रखना। उसके लिए बैंक्स को और इदारों को ये बात समझनी होगी कि अगर हम इन तमाम चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए और हम भूल गए कि जिन लोगों की वजह से हम ये तमाम चीज़ें अचीव कर चुके हैं और जो हम फर्दर अचीव करेंगे, उनकी ज़रूरियात को और उन सो ये भी उनको अभी ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होने की जरूरत पहले से ज़्यादा हो चुकी है। कंपटीशन इतना ज्यादा यस हो गया है यस कि यस whomsoever can relate यस, or attract the customer वो बिल्कुल होगा। बिल्कुल। मेरा सवाल जो बेसिक जी जी। सवाल था, let's come back to that, that is a bigger canvas as compared to the existing remittances, which is how to attract direct foreign investment from this diaspora. जैसे तुमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताया यूरोप के भी और यूएई फॉर दैट मैटर, कि देयर आर पीपल हु आर एबल, केपेबल एंड विलिंग टू सेंड मनी टू पाकिस्तान, लेकिन उनके पास वो चैनल या वो एक आप कह रही कॉन्फिडेंस, उस तरीके का Assurance चाहिए, sir. एश्योरेंस चाहिए, हाँ। कॉन्फिडेंस जो कि यहाँ इदारे देंगे, रेवेन्यू का इदारा हो, चाहे वो एफबीआर हो, चाहे वो जो भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। वरना आसान चीज़ ही होती है, जवाब कोई अगर आपका मेरा भाई बाहर रह रहा है, उसे वापस आना है, फ़ोन करेगा भाई कोई डीएचए में फ्रॉड देख लो,
बिकॉज पता है कि डीएचए वो 20 साल बाद भी आएगा तो प्लॉट पे कब्जा नहीं होगा, उसका टाइटल उसके पास ही रहेगा. बिल्कुल, सो yes, दैट इज द काइंड ऑफ कंफर्ट और अश्योरेंस रिक्वायर्ड. सो वो इदारे या तो आपस में, यू हैव राइटली मेंशन, कि मिलके काम करें, या फिर कोई ऐसा इदारा हो कि जो उन सबको ओवरराइड करके वो कॉन्फिडेंस दे पाए कि वी आर हियर, no questions, no unreasonable questions asked. Bring your money, invest in these areas, and we will make sure that you get all the facilitation. Is that required? Yes. Is it imperative? बिल्कुल ऐसा है. What are those institutions? ठीक है सर, आपने आपने वही बात की कि ये समझेंगे जब आरडीए स्टार्ट हुआ था तो आरडीए के का जो फ्लो बढ़ा था और आरडीए के ऊपर जो इतनी कामयाबी मिली थी उसकी रीज़न ये थी कि गवर्नमेंट ने इदारों ने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि अगर आप कोई भी पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट तो रिपैट्रिएशन की उन्होंने आपको इजाज़त दी थी. ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि जो डॉलर आपने हम भेजा है उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आप वापस भी लेके जा सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी और बाकायदा बैंक्स ने इस चीज़ के ऊपर अमल भी किया. जब लोगों ने रिपैट्रिएशन मांगी उन्होंने दी. कोई एक सिंगल केस रिपोर्टेड नहीं है कि किसी भी बैनुल पाकिस्तानी को कोई भी सवाल किया गया हो या उससे कोई पूछा गया हो. जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी की जबकि गई. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बहुत कंस्ट्रेंट था, बहुत हाँ, बिल्कुल था, बिल्कुल था. मगर देखिए वही वाली बात है कि कारोबार जब हम करें तो ज़बान की बहुत अहमियत है. सॉवरेन प्रॉमिस रही तो. बिल्कुल. तो अब यहाँ पर जो आप जो बात करें, मैंने जो आपसे कहा कि देखें बेसिकली अल्टीमेटली जो आज हम आपने पॉडकास्ट किया या जो एक नशिस्त लगाई, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि हम बात करें कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर लाने हैं. डॉलर लाने के लिए जो सेगमेंट पे हम आज बैठे हैं वो टेक्सटाइल्स नहीं है, वो वेजिटेबल एक्सपोर्ट नहीं है, वो आईटी भी नहीं है. हम बात करें रेमिटेंसेस की. बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पैरेलल 2-3 चीज़ें हैं जो कि रेमिटेंसेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट लाने को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं. और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक्नॉलेज करें अपनी डायस्पोरा को और आप ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब दें उनके मुल्कों में जाके, और उनके मुल्कों में जाके आप पाकिस्तान को अनबॉक्स करें, पाकिस्तान की हकीकत बताएं जाके कि हम, ये जो लोग कहते हैं और ये बार-बार प्रोपेगेंडा नेगेटिव होता है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा. इस मुल्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली, ये नहीं होगा डिफ़ॉल्ट इंशाअल्लाह. और हम सब जो काम कर रहे हैं उसका एफ़र्ट यही है कि हम इस मुल्क को कायम व दायम देखना चाहते हैं. इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें बेसिकली उन जगहों पे या उन शहरों में या उन मुल्कों में जाना पड़ेगा. हमें Showcase in Pakistan as an investment destination. एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, और उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे जो जाके उनको कम्युनिकेट किया जाए. और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँ, शायद मेरे जहन से ना निकल जाए. देखिए जनरली दुनिया में कोई भी एग्जीबिशंस होती हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस होती हैं, या जिस तरह कि हम ये करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ लोगों का एक बड़ा शिकायत ये होती है कि आप आते हैं, आप अपनी बात करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, चंद दिनों बाद या हफ्तों बाद चले जाते हैं. पीछे क्या रह जाता है? जैसे ऐसा हम जब भी किसी इवेंट करने जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको डील करने के लिए जो इदारा पाकिस्तान का मौजूद है वो पाकिस्तान एम्बेसी है या कॉन्सुलेट्स. अब पाकिस्तान है, आपने कभी किसी मुल्क के अंदर किसी एम्बेसी में इतनी बड़ी लाइन नहीं देखी होगी कि अपने ही मुल्क के लोगों की लाइन लगी हुई अपनी एम्बेसी में बैरून मुल्क, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो परेशान है. और आईडी कार्ड नहीं बन रहा, पासपोर्ट नहीं रिन्यू हो रहा. अब वहाँ पर जब हम लोगों से बात करते हैं उनके सेंटिमेंट्स पता लगते हैं, तो जब एक बेसिक छोटी सी चीज़ें जो है वो लोगों को हासिल करने में मुश्किलात हो रही है, तो वहाँ पर हमारे पास जो ट्रेन अता चीज़ें या जो ट्रेड को लोग डील करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी नज़रें जो हैं वो बड़े बड़े बिग हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस, उनके साथ बैठना उठना, एंटरटेन करना, प्रोटोकॉल रिलेटेड चीज़ें. तो उसमें क्या है कि उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा. आपका इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर पाकिस्तानी आपके कुर्बो जवार में बैठा हुआ है, आप देखना नहीं चाह रहे, ये आपका प्रॉब्लम है. वो वहाँ मौजूद है. वो करते हुए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, उनको बैंकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है. एग्जैक्टली ठीक है. तो नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं है, मगर मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं कि जब लास्ट टाइम हम स्पेन गए थे और वहाँ पर हमारे साथ पूरा डेलीगेशन था और हमने वहाँ स्टेट बैंक पीआरआई के लिए जो है वो इटली में भी और स्पेन में भी 2 कम्युनिटी के एक सेपरेट सेशंस रखवाए, सो दैट गैप कम हो और इनको रियल टाइम पे पता लगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट क्या है. तो वहाँ पर उन्होंने इतनी बड़ी बात की, वहाँ की जो फेडरेशन थी उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तानी कोई बैंक बार्सिलोना के अंदर अगर अपनी ब्रांच खोल ले,
हम इनॉग्रेशन वाले दिन 10,000 अकाउंट देंगे। ये वो कर सकते हैं जो उन्होंने बता दिया। आप क्या कर सकते हैं, ये आपका कंसर्न है। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, अब जदीद दौर की बातें हो रही हैं, अब आईटी टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, आज इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं। अब लोग किस हमारा चैलेंज बाय द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, हमारा चैलेंज इंटेलिजेंस नेचुरल स्टुपिडिटी। ओ अच्छा, इस साइड पे मैंने नहीं सोचा, क्योंकि देखिए इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि अब आप ये देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, जो भी इदारा हमारे लिए काम कर रहा है, अब मैं सिस्टम में ये देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी आप माइक्रोवेव, फ्रिज, इस्त्री लें और उसके ऊपर जो है ना आपको ड्यूटी में इतना डिस्काउंट मिलेगा। भाई आप ये उस इदारे को नहीं पता कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान में आज गाड़ियां भी बन रही हैं यार। मतलब फ्रिज, इस्त्री और एयर कंडीशन दूर की बात रह गई है, तो कोई क्यों लाएगा कोई महंगी चीज जब उसको यहाँ सस्ती मिल रही है। तो एक और चीज़ मैं अपने नाजरीन को ये आपकी इजाज़त से शेयर करना चाहूँगा। जब हम पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी बात है कि मुल्क पे ये होना चाहिए, लोगों को रियल एस्टेट में पैसे लगाने चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान में जो अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी अमेरिका में, वो कुछ इन्वेस्ट करते, मैंने कहा यार तुम सारी जगहों पे करते रहते हो इन्वेस्ट इधर उधर, इज़ अ डॉक्टर, ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, और तो डेस्टिनेशन यहाँ भी, उनका घर यहाँ पे है मौजूद, तो मैंने एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताई। अब वेरी इंटरेस्टिंगली विद मी विद 30 years ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस मिस्ड अ पॉइंट, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे बोला ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको भिजवा दूंगा पैसे, और ये जगह भी खरीद लीजिए, प्रोजेक्ट खरीदेंगे, 3 साल में तुम कह रहे हो ये इतना बढ़ जाएगा और फलाना, मैं पैसे वापस अमेरिका कैसे लेके जाऊँगा? एंड आई वॉज लाइक ओह वाओ, नेवर थॉट ऑफ दैट, बिकॉज पाकिस्तान की हुकूमत वो अलाउ ही नहीं करती। क्या पैसा दे आपके पास अपना डॉलर अकाउंट हो, उसमें आप करने, देयर इज अ लिमिट, आई थिंक $1 लाख साल के हैं, और ट्रांजैक्शन का भी है। वरना जैसे तुमने बिल्कुल सही बोला कि हम अकाउंटेबिलिटी और डंडा लेके तो खड़े हो जाते हैं, पैसे कहाँ जा रही। भाई आप वन वे ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हैं, आपने पैसा यहाँ से वापस जाने का, उस जैसे आपने आरडी के एग्जाम्पल को करो, तो आप उसमें क्यों नहीं करते? जाहिर है चलो कि पॉलिसी बनाते हो ऐसे तो नहीं, उनका दे हैव टू कंजर्व दैट, बट यू मेक अ साइकिल। आप कर दे कि जवाब साहब आप पैसे भिजवा रहे हैं, आपने यहाँ पे प्लॉट खरीदा या घर खरीदा या फ्लैट खरीदा, या आपने इसलिए नहीं रखा कि मेरी फैमिली रहेगी, आप सारी ज़िंदगी किराए पे देंगे, आप कैपिटल गेन लेंगे, वापस पैसे लेके चले जाएंगे, बट देर हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्शन कि आप 3 साल से पहले नहीं कर सकते, आप 5 साल से पहले नहीं कर सकते, आप 3 साल से पहले करेंगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, वट एवर, स्टिल इट इज़ लुक्रेटिव फॉर दोज पीपल टू इन्वेस्ट। तो आपको जहाँ पे, जैसे आपने वर्कर्स रिमिटेंसेज जो कि मंथली टाइप पेमेंट होती है उसको प्रमोट करना है, आपने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट और बिजनेसेस में ये भी करना है ऐसे ही कि आप वन वे ट्रैफिक ना करेंगे। अब ये हमारे मुल्क के अंदर जो है वो नहीं, even if somebody has to go abroad, if today you and I get an opportunity, और या मजबूरी में आप अगर मुल्क में से बाहर जा रहे हो, आप घर बेच के पैसा कहाँ पे, मेरी वाइट मनी है, मैं कैसे लेके जाऊंगा? असलम भाई लिख लो। थैंक यू। सो दिस इज द पॉलिसी मेजर्स जो आपको क्रिएट करना होगा। तो कहना बड़ा आसान होता है और बातें करना जैसे हम बैठ के बातें कर रहे हैं, पर पॉलिसी इन पे जाके आप फंस जाती। सो कमिंग बैक, ये पॉलिसी मैटर्स, ये जो गैप्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मकसद ये है कि जो जहाँ पे आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे जो पिटफॉल्स हैं या गैप्स हैं उसको भी फिल करें, और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे होंगे। ये नहीं कि आज वही होगा जो आरडीए की मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपने कर दिया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, नो क्वेश्चन आज आप करेंगे, पैसे आप वापस भिजवा सकते हैं, वो आएगा इनफ्लो और फिर वो उसी स्पीड में चला जाएगा। एक छोटी सी कोई चीज़ होगी तो आप उसको टेपर ऑफ करके। मेरे फिर मैं आप बात बता दूं, जितनी भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए ना, आप यकीन मानिए सोल्यूशन यही मौजूद है, इसी मुल्क में, इसी शहर में, इसी जगह पे मौजूद है। सलूशन यही है। लोग जिनका छोटा सा एक्सपीरियंस है, हम इतने ज़्यादा वो नहीं है जितने हमारे बड़े ऊपर बैठे हुए, तो वो क्या ये चीज़ें नहीं जानते या नहीं समझते? एक बहुत ही मखसूस जुमला, हाँ वो जुमला याद आ गया, आपको नहीं पता हमारी क्या क्या मजबूरियाँ हैं। एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लास्टली अगर हम इसको टच कर दें, ब्यूरोक्रेसी का ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उनके पास डिसइंसेंटिव तो बहुत है, इंसेंटिव नहीं है काम करने का। इंसेंटिव आप उनको दे, यार इधर साइन कर दो, बोलेंगे क्यों साइन कर दो, कल को एफआईए नैब वाले आके मुझे पकड़ लेंगे या मुझे आपने ट्रांसफ़र कर देना है कि आपने ये क्यों साइन किया था, मैं नहीं करूँगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ट्रांसफ़र कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दैट्स अ वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर आप ये देखें कि होगा हाँ
कि जो इस रेड टेप से निकल के कर पाए, दैट इज $1 million. इनकमिंग की गुंजाइश है, आउटगोइंग की नहीं है। ईमेल आपको करनी है, उसका जवाब मिले ना मिले वो उनकी। हाँ, जैसे होता है कि दिस इज हाँ। So while we wrap it up, कोई closing statement आपकी तरफ से, और how do you summarize this session, जवाब? सर मैं इस सेशन के हवाले से जो है, जो मेरा इस पे समराइज पॉइंट आप कह रहे हैं, अगर पॉइंट वाइज बताऊं तो जो मकसद है उसके करीब रहना है। प्रॉब्लम्स हैं, रहेंगी, उनसे लड़ना है, और बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम सब काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए, अगर हमने किसी जगह पे तनकीद भी करनी है तो मकसद बेहतरी लाने का हो। मकसद किसी को, हाँ, मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, मकसद किसी को उसका वीकर ग्राउंड दिखाने के लिए नहीं है। और हम सब इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के साथ जो हैं वो ऑलरेडी एंट्रेंच्ड हैं, और हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की अब और ज़्यादा गुंजाइश बन चुकी है, क्योंकि अच्छी चीज़ ये हुई है इर्तज़ा कि पिछले चंद महीनों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बैरून मुल्क रहने वाले बाहर के लोगों ने, नॉट पाकिस्तानी, हमें मुबारकबादें भी दी हैं। Yes, yes, yes. हमें मुबारकबाद नहीं मिलती थी, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। तो हमें इस चीज़ को कैपिटलाइज करना चाहिए, और हमें अपने इमेज को और अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को जो है वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे स्प्रेड करना चाहिए। हम तो इसी मिशन के साथ मुंसलिक हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम अपना रोल प्ले करेंगे, और एट द एंड वही वाली बात है, सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। So to conclude this session, जो मेरे हिसाब से टेकअवेज हैं, सबसे पहले तो ये कि ये एक डॉलर, रियाल या दिरहम जो पाकिस्तान में भिजवाया जाता है, उसके पीछे पूरी एक कहानी, एक मोहब्बत की दास्तान, एक स्टोरी होती है। चाहे वो घर के ग्रोसरी के पैसे को भिजवा रहा है, चाहे वो बच्चों की फ़ीस भिजवा रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की दवाओं के लिए हो, इसमें जो इमोशंस, और वो एक आदमी जो कि महीनों सालों मुल्क से दूर रह के अपने प्यारों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बहन भाई के लिए मेहनत करता है, और जिन जिन हालात पे वो गुजरते हैं, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट दैट, एंड माई सल्यूट टू आवर वर्कर्स अब्रॉड। कीप ऑन वर्किंग। आपका हार्ड वर्क है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए, आपके रेमिटेंस की वजह से अपने इस मुल्क में इतना बड़ा क्रिटिकल मास डॉलर्स का जमा कर लेते कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात और ज़रूरियात पूरी कर सकें। इस इमोशन को सिर्फ इमोशन नहीं रखना, लीगल चैनल से पैसे भिजवा के, एक तो इलीगल चैनल से पैसे भिजवाने के जो नुकसानात होते हैं मुल्क के ऊपर, आवाम के ऊपर, जो आपके ना जानते हुए भी हो जाते हैं, उसको रोकना है। और दूसरा, अपने लिए एक ट्रेल क्रिएट करनी है कि कोई भी आपसे सवाल पूछे तो आपके पास दस्तावेज़ हो कि मैंने यहाँ से पैसे भिजवाए थे, जो कि आप मेहनत मजदूरी करके हलाल पैसा कमा रहे, उसको नाजायज़ रास्तों से ना भिजवाएं पाकिस्तान। विद दिस मैसेज, I hope that you like this episode of Remittance Reloaded. Hope to see you soon, and thank you so much again, Jad. Thank you, Reza. Shukriya. Thank you so much.